हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 7 जो हमारा चल रहा है रूरल डेवलपमेंट, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर में है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसमें है फाइंडिंग ऑप्शंस ऑफ द सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन एन इज एन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सस्टेनेबल लाइवलीहुड कमाने के लिए, आजीविका को एक लगातार इनकम कमाने के लिए, एक जैसी इनकम हर मंथ उनको मिले, रेगुलर इनकम मिले, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट में इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, एक नए उभरते हुए चैलेंजेस आ रहे हैं। उसको निपटने के लिए नीचे वाले तरीके रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ के लोगों को अपनाने चाहिए। वो पहला है एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? पशुपालन। सो एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। ये फसल उगाने के अलावा एक और जरिया है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार को लेने का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। इससे वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हाउएवर लाइव स्टॉक सेक्टर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। इस पर प्रोडक्टिविटी लो है और डेफिशिएंट वेटरनरी केयर है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा उनको आउटपुट नहीं मिलती, टाइम लगाने के बावजूद, पैसा लगाने के बावजूद भी, और जो पशु हैं उनकी ज़्यादा केयर करने के लिए अच्छी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाओं की कमी होने की वजह से ये सेक्टर को भी उतना ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिलती और एम्प्लॉयमेंट में उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है इस तरीके से। और अगला है फिशरीज़। फिशरीज़ तो आप समझते हो, पशु पालन के अलावा दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये कोस्टल एरियाज़ में होता है मछली पालन का। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट्स, बिकॉज इन स्टेट्स में समुद्र के किनारे पे हैं ये, तो वहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट्स हैं ये इन इंडिया वेयर फिशरीज इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया। वहाँ रूरल एरियाज में फिशरी मछलियों को पकड़ना, मछलियों को पालना एक व्यवसाय है अपनी आजीविका कमाने के लिए। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स almost equally on inland sources and marine sources of fishing. इनलैंड सोर्सेज कौन से हैं? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं एंड स्ट्रीम्स, झरने, नदियां, तालाब। वाइल मैरीन सोर्सेज इंक्लूड सीज एंड ओशन, समुद्र और सागर। द इनलैंड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 65% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फिश प्रोडक्शन, वाइल 35% कम फ्रॉम द मैरीन सोर्सेज। But fishing communities continues to be as one of the most backward communities in the country. पर इसके बावजूद भी जो फिशिंग कम्युनिटी है, मछुआरों की जो कम्युनिटी है, वो अभी भी देश की सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई उनकी बेरोजगारी, लो पर कैपिटा अर्निंग, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि इन लोगों को कोई और काम या स्किल नहीं आती, इसलिए वो किसी और दूसरे सेक्टर में काम नहीं कर सकते। और हाई रेट ऑफ इलिटरेसी एंड इंडेप्टेडनेस, और उधार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है और वो अनपढ़ भी हैं। सो ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग करने से वहाँ पे फिशिंग की फिशरीज़ की भी कमी हो जाती है और रेगुलर फिशेज़ उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, और वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन होने की वजह से जो फिशेज़ हैं वो जल्दी से पकड़ी नहीं जा सकती और वो सर्वाइव भी नहीं करती गंदे पानी में। तीसरा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज एन अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। इट्स मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रादर देन ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। सो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड्स फॉर फ्रूट्स, vegetables and flowers. Presently, India is the second largest producer of the fruit and vegetables in the world. जो हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। ठीक है। इंडिया आज की डेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ठीक है जी। चलिए आगे हम इसके बात करते हैं। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी टू गोल्डन रेवोल्यूशन लेड टू
गोल्डन रेवोल्यूशन, इसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आने से इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग 1991 से लेकर 2012 तक। डाउटलेस हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, कि ये हॉर्टिकल्चर अब एक नया इमर्जिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड निकल के आ रहा है, आजीविका कमाने के लिए रेगुलर इनकम मिलती है इससे लोगों को रूरल एरियाज में। There has been a significant rise in the income level of farming families emerged in the horticulture production। तो उनमें जिन फैमिलीज़ ने हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन को अपनाया है, ठीक है, उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज़ रिड्यूस्ड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इससे क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग से शिफ्ट होने से जो उनकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, मतलब उनकी जो दयनीय स्थिति, उनकी जो डिपेंडेबिलिटी थी फार्मिंग पे, क्रॉप फार्मिंग पे, वो कम हो गई है स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स की, ठीक है। हाउएवर एन अलार्मिंग फैक्ट इज दैट बल्क ऑफ एकरेज अंडर हॉर्टिकल्चर हैज़ एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ एकरेज अंडर पल्सेस। तो इससे एक अलार्मिंग फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि हॉर्टिकल्चर से तो उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी निकल रही है उनको, और उनको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, पर जो एरिया पल्सेस के लिए चाहिए था वो अब सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हॉर्टिकल्चर के लिए। तो उसकी मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए फूलों फलों खेतों की खेती के लिए हमें पल्सेस की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। उसके बाद अब बी पॉइंट है जो, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर्स एंड मेंटेन एंड enhances the ecological balances, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करके बनता है। एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट आर द बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स। मैन्योर एंड बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज, कंपोस्ट जैसे इनपुट्स यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। वो केमिकल इनपुट्स का यूज को डिस्कार्ड करते हैं, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स विच हैव बीन मेनस्टे ऑफ द कन्वेंशनल फार्मिंग, जो कि मेन आइटम है कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए। इट आल्सो फोकसेस ऑन इट, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों ज़रूरत है? पहला, इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। दूसरा, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखता है। हेल्दियर है और टेस्टी फूड मिलता है इससे। और इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और ये इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई महंगा नहीं है। स्मॉल और मार्जिनल जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सारा चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ, और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, डन।